पैथोलॉजी की बुक मीडियम रॉबिन्स से चैप्टर नंबर 1 का आज हम कंटिन्यू करेंगे सिलसिला। और आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है वो है सेलुलर एक्टिवेशन। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 है सेल एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, और इसमें हम सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो पैथोलॉजी एसोसिएटेड है और नॉर्मल भी है, ताकि जब नॉर्मल आप समझते हैं तो फिर आपको पैथोलॉजी अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। सो टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी सेलुलर एक्टिवेशन। देखिए, बात यह है कि सेल कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो वी आर we are a bag of cells with trillions of cells inside our skin, and इतने सारे जो cells हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन ना हो तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई सेल कम्युनिकेशन इज ऑफ की वैल्यू। At the most basic level, extracellular signals determine whether a cell lives or die। यानी अगर एक सेल यहाँ मौजूद है तो इस पे बाहर से आने वाला जो सिग्नल है इट विल डिसाइड कि इस सेल का फेट क्या होगा, whether it remains quiescent or whether it is stimulated to perform a specific function। ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। देन देयर आर इंटरसेलुलर सिग्नल्स, यानी एक सेल है और दूसरा सेल है, दे टॉक टू ईच अदर। एंड देन देयर आर ऑब्वियसली इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, सेल के अंदर भी सिग्नलिंग होती है। सो ये सारा कम्युनिकेशन का डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। एंड लॉस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल्स, बड़ा प्यारा नाम इसको दिया है, सोशल कंट्रोल, व्हेन सेल्स टॉक टू ईच अदर that maintain normal relationship of cells can variously lead to unregulated growth. So if this communication is disturbed, then obviously pathologies happen, and one example they have given is the pathology of cancer, and this we will discuss pathology में हम आगे lectures में ये बात करेंगे कि कैंसर में जो extracellular signaling है वो किस तरह से affected होती है। So the point is कि सेल एक्टिवेट होगा, डाई होगा, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सारा डिपेंड करता है कि सिग्नल क्या है। सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सिग्नल क्या है, फिर दूसरे सेल्स से सिग्नल क्या है, और फिर सेल के अपने अंदर सिग्नल्स क्या हैं। सो सेल सिग्नलिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एन इंडिविजुअल सेल इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू रिमार्केबल कैकोफनी ऑफ सिग्नल्स, यानी बेशुमार सिग्नल्स एक सेल पे हर वक्त काम कर रहे होते हैं, एंड दे हैव टू बी इंटरप्रेटेड and integrated into responses that benefit the organism as a whole. Some signals may induce a given cell type to differentiate. Differentiate का मतलब है कि एक particular signal आएगा तो ये अगर basic stem cell है तो ये differentiate होके से for example osteocyte बना लेगा। So that is known as differentiation. तो इस differentiation के लिए भी signal चाहिए, इस signal को receive करने वाला receptor चाहिए, और फिर cell अपना function perform करेगा। Others may stimulate proliferation. Sometimes signal की वजह से सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, मल्टीपल नंबर्स उनका बढ़ जाता है। Multiple signals received in combination may trigger yet another totally unique response. So it all depends upon signal क्या है, किस intensity के साथ है, single signal है या multiple signals हैं। Many cells require certain inputs to just continue living, and in the absence of those signals, they die by apoptosis. The source of signals that most cells respond to can be classified into several groups. So, for example, एक category है pathogens and damage to neighboring cells. Many cells have an innate capacity to sense and respond to damaged cell, और damaged cells को हम यहाँ पे नाम देते हैं danger signals, as well as the foreign particles such as microbes. The receptors that generate these danger signals are elsewhere discussed, but remember, cell has the capacity to sense a few things कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा, तो इस बार receptors हैं which can actually sense those bacteria or other microbes coming. And if there is a neighboring cell which is died, the cell has died because of any reason, a healthy cell can actually sense it. वो इसको feel कर सकता है कि cell death जो हुई है उसको किसी न किसी तरह टैकल किया जाए, because that is an unhealthy cell and this is a healthy cell. So there are signals, there are receptors in the cells which can identify pathogens as well as damage in the neighboring cell. तो ये एक category of response है जो signal के तौर पे feel कर सकता है आपका cell. Second classification है cell-cell contacts, which is mediated through adhesion molecules or gap junctions. And as mentioned previously, gap junction signaling is accomplished between the adjacent cells via hydrophilic connections that permit movement of the small ions such as calcium, even sodium and potassium. So cells are closely connected to each other and they actually talk to each other by some junctions. इस cell के ions यहाँ move करके जा सकते हैं and they bring about the change in another neighboring cell as well. So one signal can be from external damaged cell or bacteria or microbe. Other signal could be from the neighboring cell. Then there are cell extracellular matrix contacts mediated through integrins,
which is discussed in detail in chapter number 3 in the context of leukocyte attachment during inflammation. So that is also a signal where एक अगर ब्लड वेसल है और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स हैं और यहाँ इस पॉइंट पे सपोज इन्फ्लेमेशन है, तो ब्लड में जो न्यूट्रोफिल फ्लो कर रहा होगा, दैट विल बिकॉज ऑफ कीमोटैक्सिस इट विल सेंस द सिग्नल, इट विल कम अटैच ऑन द एंडोथेलियम एंड गो थ्रू द एंडोथेलियम टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो ये भी सिग्नलिंग है. Then there are some secreted molecules. Most important secreted molecules include growth factors. एंड वी विल डिस्कस इन द चैप्टर कि किस तरह एक सेल पर अगर ग्रोथ फैक्टर आके एक्ट करेगा तो वो सेल पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स व्हिच अ सेल एक्चुअली रिसीव. तो सेल सिग्नलिंग के डोमेन में ये सारी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए. Then signaling pathways also can be classified into different types based on the spatial relationship between the sending and the receiving cell. So always whenever we talk about signal, जैसे एंटीना में होता है ना, डिश एंटीना किसी जमाने में घरों की छत पे लगाए जाते थे और सिग्नल आ रहे हैं और डिश एंटीना उसको रिसीव करके कन्वर्ट कर रहा है. सो देयर इज ऑलवेज अ सिग्नल सेंडर एंड अ सिग्नल रिसीवर. सो देयर आर सेंडिंग सिग्नल एरियाज, वो सेल्स बॉडी के जहां से सिग्नल निकलेगा, एंड देन देयर आर रिसीविंग सेल्स जहां वो सिग्नल रिसीव होगा. And based on this category, they are divided into these few classes. So for example, paracrine signaling क्या है? Cells in just the immediate vicinity are affected. Paracrine signaling may involve transmembrane sending molecule that activate the receptor on the adjacent cells, or secreted factors that diffuse for only short distances. In some instances, the later, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में डिफ्यूजन इज अचीव बाय हैविंग सीक्रेटेड फैक्टर्स बाइंडिंग टू दिस. या बात ये है कि अगर एक सेल ये है और ये कोई मॉलिक्यूल सीक्रेट कर रहा है एंड दैट मॉलिक्यूल इज एक्टिंग ओनली ऑन द नियर बाय सेल्स, तो ये सेंडर है, सिग्नल सेंड कर रहा है, प्रोटीन सेंड कर रहा है, और यहाँ इसका रिसेप्टर होगा तो इट विल रिसीव द सिग्नल. सो सेंडर और रिसीवर बिल्कुल नजदीक हैं. यानी आप अपना मोबाइल लेके यहाँ बैठे हैं, ये अपना मोबाइल लेके यहाँ बैठा है, ब्लूटूथ से आपने एक दूसरे के मोबाइल में डिवाइस आराम से डाल दी बगैर इंटरनेट के. दिस इज नोन एज पैराक्राइन सिग्नलिंग. इसको आप कंपेयर करें एंडोक्राइन सिग्नलिंग के साथ. एंडोक्राइन सिग्नलिंग में एक हार्मोन रिलीज होता है और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और ट्रेवल करके दूर दराज टारगेट सेल्स पे जाता है. यानी फॉर एग्जांपल दिस इज योर थायराइड फॉर एग्जांपल, जो कि आपकी नेक में है, इसमें से थायरोक्सिन निकल रहा है और वो ब्लड में ट्रेवल करके बॉडी में दूर दूर जा रहा है. सो इफ द सेल्स which is secreting thyroid hormone are far away than the cells जो रिसीव कर रहे हैं थायराइड हार्मोन को. सो सेंडर इतना दूर है और रिसीवर यहाँ इतना दूर है, बीच में ये ब्लड में ट्रेवल करके, इस तरह की सिग्नलिंग को कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग. सो पैराक्राइन सिग्नलिंग में सेल्स पास पास होंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में दूर दूर होंगे. देन देयर इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब ये है कि मैं एक सेल हूँ, मैंने एक मॉलिक्यूल रिलीज किया, वो मेरे ऊपर आकर एक्शन कर रहा है. सो व्हेन द मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द सेल अफेक्ट द सेम सेल, वाह, अपने लिए एक चीज बनाई है जो इसमें आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. And then there is synaptic signaling. Activated neurons secrete neurotransmitters at specialized cell junctions which are called synapses onto the target cell. So there is a neuron और उस न्यूरॉन का एक्सॉन फॉर एग्जांपल मसल के साथ यहाँ पे एक कनेक्शन बना रहा है. दिस कनेक्शन इज नोन एज अ साइनैप्स. सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिग्नलिंग, सेंडिंग सिग्नल वाले सेल और रिसीविंग वाले सेल्स. तो अगर वो बिल्कुल पास पास हैं तो पैराक्राइन सिग्नलिंग, अगर दूर दूर हैं तो एंडोक्राइन. अगर खुद पे वो काम कर रहा है, मॉलिक्यूल निकला उसी सेल से, उसी सेल पे एक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सो ये सिग्नलिंग में आपको ना ये चीजें पता होनी चाहिए कि सिग्नलिंग की बेसिक जो केमिस्ट्री है वो ये कि देयर विल बी अ सेल, the cell will release something, usually a protein molecule, and this protein molecule will be received by some other cell जिस पे receptor होगा, या आके यहाँ पे अपना action. तो this signaling can be पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, ये सब कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए. Now, regardless of the nature of an extracellular stimulus, the signal it conveys is transmitted to the cell via a specific receptor. यानी जो भी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको हम सिग्नल कह रहे हैं, वो हमेशा सेल पे जाकर के किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है यूजुअली. तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है उसको हम कहते हैं लाइगैंड, और जिस पर वो आके फिट हो रहा है उसे हम कहते हैं रिसेप्टर. सो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. नाउ दीज रिसेप्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी. ये कैटेगरी तो अक्सर आप लोगों को पता ही होती है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर वो हैं जो सेल की सरफेस पर होंगे. यानी हम अभी तक जितनी बात कर रहे थे उसमें हमने कई दफा ये डायग्राम ड्रॉ की. दिस इज अ सेल, इट कंटेन्स अ प्रोटीन रिसेप्टर, और ये लाइगैंड है, यानी ये कोई हार्मोन हो सकता है जो आके इस पे फिट होगा. सो दिस इज नोन एज अ रिसेप्टर एंड दिस इज नोन एज अ लाइगैंड.
ओके अब ये लाइगैंड आके यहाँ फिट होगा और फिर जो भी सेल के अंदर चेंजेस आने हैं वो इस इंटरेक्शन की वजह से होंगे. सो रिसेप्टर सरफेस पर है, सेल मेम्ब्रेन पर है, इसीलिए इसका नाम है सेल सरफेस रिसेप्टर. दे आर जनरली ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी इनके डोमेन्स प्रोटीन के मेम्ब्रेन के अंदर तक जा रहे होते हैं और वो अंदर किसी न किसी जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं और एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम स्टार्ट करते हैं. सो depending upon the receptor type obviously and the ligand which binds, there are sometimes channels which open the entry of calcium, potassium or whatever. Sometimes they are G protein linked, अंदर किसी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं. Sometimes they initiate a proteolytic activity, अंदर किसी प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं और ये सारा अंदर का जो सिग्नलिंग स्टार्ट हो रहा है that is because of the interaction of the ligand and the receptor. ये वो रिसेप्टर्स हैं जो सेल सरफेस पर हैं. अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि द रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी इस कैटेगरी में what actually happens कि if this is your cell for example, now there is a ligand या कोई हार्मोन है, ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा और अंदर एक प्रोटीन रिसेप्टर होगा जिस पर जाकर ये अटैच होगा और इस पर ये अटैच होने के बाद अपना एक्शन फिर स्टार्ट करेगा. सो this is not attaching on a surface receptor but it is getting inside the cell और सेल के अंदर जाने के बाद it is directly attaching on something which is present within the cell. So ऐसे receptors को हम नाम देते हैं intracellular receptors. So they include transcription factors and they contain a lot of other lipid soluble substances such as vitamin D, nitrous oxide. They get directly into the cell. They don't sit on the surface of the cell. Okay? ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं. अच्छा, फिर एक टर्मिनोलॉजी है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. बाइंडिंग ऑफ अ लाइगेंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर मीडिएट सिग्नलिंग बाय इंड्यूसिंग क्लस्टरिंग ऑफ रिसेप्टर्स. और ये भी थोड़ी देर में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि व्हाट डज दैट बेसिकली मीन or other conformational changes. The common theme is that all these perturbations cause a change in the physical state of the intracellular domain of the receptor which triggers additional biochemical reaction. So signal transduction को ऐसे define करते हैं कि suppose this is a cell and that is a receptor और ये उस पर आके बाइंड कर गया एक लाइगैंड. जैसे ही लाइगैंड बाइंड करेगा देयर विल बी चेंजेस इन द प्रोटीन रिसेप्टर और उन चेंजेस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पार्ट है इस रिसेप्टर का वो जी प्रोटीन लिंक्ड होगा या किसी न किसी चीज के साथ अटैच होगा एंड देयर विल बी चेंजेस. और सेल के अंदर अब एक लंबा चौड़ा साइकिल शुरू हो जाएगा कि जी प्रोटीन पहले इससे इसमें कन्वर्ट होगा, फिर वो इससे इसमें कन्वर्ट होगा, फिर सेकंड मैसेंजर बनेगा, फिर वो जाएगा वो न्यूक्लियस में जाकर के ट्रांसक्रिप्शन चेंज करेगा. सो द इवेंट्स which happen inside the cell after the interaction of ligand and receptor. ligand और receptor के आपस में interact करते ही अंदर जो गड़बड़ शुरू हो जाती है उस सब को हम signal transduction कहते हैं. So if you look at these diagrams for example, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज लिपिड बाइलेयर एंड देन वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर. एक रिसेप्टर ये है, एक रिसेप्टर ये है कि जिस पर जब लाइगैंड आके बाइंड करेगा तो ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर. सो दीज आर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटर एंड देन देयर विल बी फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल. एक कैटेगरी ये है कि जब इस पे लाइगैंड आके बाइंड करेगा तो वो टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट नहीं करेगा, देयर विल बी सम अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. एक कैटेगरी रिसेप्टर की ये है जिसमें जब लाइगैंड आके बाइंड करेगा तो वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा एंड देन देयर विल बी चेंजेस इन द ट्रांसक्रिप्शन. सम ऑफ दी हार्मोन्स यानी ये जो लाइगैंड है ये डायरेक्टली गुजर गया सेल मेम्ब्रेन से और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके न्यूक्लियस में चला गया. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज. तो सेल के अंदर ये जितना कुछ चेंजेस होंगे आफ्टर द इंटरैक्शन ऑफ द लाइगैंड एंड द रिसेप्टर, ऑल दीज आर नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज. ठीक है, right. Now cellular receptors are grouped into several categories based on the signaling mechanism. और वो categories क्या क्या हैं? So there are receptors which are associated with kinase activity. जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई कि टायरोसिन काइनेज के साथ linked हैं and they bring about phosphorylation. So downstream phosphorylation is a common pathway for signal transduction. Changes in the receptor geometry can stimulate protein kinases and these kinases add charged phosphate residues to the target molecule. Tyrosine kinase, for example, phosphorylate the serine tyrosine residues where serine threonine kinases can phosphate to the threonine residues. इसी तरह lipid kinases होते हैं. Then for every phosphorylation event there is also a potential counter regulatory phosphatase enzyme जो उसके action को actually oppose करेगा. So
If there is a ligand binding to the receptor and protein phosphorylation is happening, that's perhaps a kinase binding type of receptor. Then there are tyrosine kinase receptors, are integral membrane protein, and इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं. इंसुलिन रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, दे एक्टिवेट इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज डोमेन्स, और वो साइटोप्लाज्मिक टेल पे होता है. सो द एंजाइम इटसेल्फ इज अटैच्ड विद द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. ओके, so there can be tyrosine kinases, there can be non-tyrosine kinases. Okay, so the ones which are phosphorylating anything but tyrosine उसके अलावा. Then there are so many ये non-tyrosine kinases की मैं बात कर रहा था. They contain SRC family, heat shock protein family. You don't have to remember the name, but just the flavor of different types of receptors. Then there are G protein coupled receptors. They are obviously, इनका नाम है कि ये रिसेप्टर ऐसे होंगे जो अंदर G प्रोटीन के साथ कपल्ड होंगे. एंड देयर आर सो मेनी सच रिसेप्टर्स. और जैसे ही इस पे लाइगेंड बाइंड करेगा, जो रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पार्ट है वो एसोसिएट विद द GTP बाइंडिंग प्रोटीन, and at baseline these G proteins contain GDP, and interaction with the receptor ligand complex, this results in G protein activation through exchanges of GDP for GTP, and ultimately you start producing a lot of second messengers such as cyclic AMP, inositol triphosphate. So अगर कोई receptor interaction के बाद G proteins को activate कर रहा है इस पूरे pathway को, these are called G protein coupled receptors. द न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर गया, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड किया और डायरेक्ट न्यूक्लियस पे चला गया. दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ये यूजुअली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं बगैर रिसेप्टर पे बाइंड किए. देन देयर आर सम अदर क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स originally recognized as important for embryonic development and cell fate determination. These pathways rely on protein-protein interactions rather than enzymatic activities, such as Notch family की जो receptor proteins हैं. Ligand binding to Notch receptor leads to proteolytic cleavage of receptor and subsequent nuclear translocation of the cytoplasmic domain. और एक दफा nuclear translocation हो गई तो इसका मतलब ये कि अब genetic changes होंगे by expression. So फॉर एग्जाम्पल नॉच यहाँ पे है. सो जैसे ही नॉच लाइगेंड बाइंड करता है, देयर इज क्लीवेज ऑफ द इंट्रासेलुलर पार्ट, वो अलग हो जाता है, और ये इंट्रासेलुलर पार्ट आप देख रहे हैं जाके न्यूक्लियस पे बाइंड करता है और जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है. देन देयर इज विंट प्रोटीन लाइगेंड सिस्टम. They act through a pathway of transmembrane frizzled family of protein receptors. It's a different type of receptor जो wind signaling में activated है, और they regulate the intracellular level of beta catenin protein. In the absence of Wnt, beta catenin is targeted for ubiquitination. लेकिन अगर ये नहीं होता, Wnt binding to the frizzle protein recruits another protein that disrupt the degradation target complex. So this stabilizes the beta catenin, allowing it to translocate to the nucleus. So अगर Wnt pathway activated है तो बीटा कैटेनिन के लेवल्स बढ़ेंगे सेल के अंदर, और जब ये लेवल्स बढ़ेंगे तो बीटा कैटेनिन ने जाना है न्यूक्लियस के पास और ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करना है. सो दिस इज Wnt pathway. Wnt protein is available. Beta catenin levels go high in the cell and the beta catenin goes to the nucleus and control transcription. So ये सारी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, मजे की है, सुनो समझो याद रखो, ठीक है. Then modular signaling proteins, hubs and node model, ये क्या चीज है? The traditional linear view of signaling that receptor activation triggers on orderly sequence of biochemical intermediates that ultimately lead to changes in gene expression and the desired biological response is oversimplified. यानी अब तक जितनी वो कह रहा बात आपको बताई है, इतना सिंपल भी नहीं है ये. Cellular pathways इससे काफी ज्यादा complicated है. Instead, it is increasingly clear that initial signal result in multiple primary and secondary effects which happen inside the cell. And for example, phosphorylation of any given protein can allow it to associate with a host of other molecules, resulting in enzyme activation, nuclear localization of transcription factor, protein degradation, activation of feedback inhibition, transcription factor. So all these things, in fact, even more than that, इस हेडिंग का पॉइंट ये है कि जैसे ही किसी सेल के रिसेप्टर पर कोई लाइगेंड आके बाइंड करता है, देयर आर hundreds of events which happen within the cell. So it's not, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें तो बेहतर है. यस, ये जरूर है कि आपको एटलीस्ट जो चीजें वेल डिफाइंड है वो पता होनी चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट इज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स और ये किस तरह काम करते हैं. अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो हो गई पैथोलॉजी. Now, adapter proteins का कॉन्सेप्ट ये है कि they play a key role in organizing intracellular signaling, जो सेल के अंदर सिग्नलिंग चल रही है. These proteins function as molecular connectors
that physically link different enzymes and promote the assembly of complexes. A typical example of adapter protein is heat shock protein family, जो protein interaction को mediate करते हैं. Obviously there is more to this story. ये जब हम कहते हैं ना कि फलाना फॉस्फोराइलेशन होता है, ये प्रोटीन उसके साथ मिलता है, तो इतना सिंपल भी नहीं होता है. बीच में और बहुत सारे कनेक्टर अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो एक रोल प्ले करते हैं. बट दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल वेयर देयर इज अ रिसेप्टर एंड अ ग्रोथ फैक्टर इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, एंड अल्टीमेटली देयर इज फॉस्फोराइलेशन यूनिट व्हिच इज देन एक्टिवेटिंग द इनएक्टिव RAS, द GDP कन्वर्जन. एक्टिव RAS के बाद जो पूरी सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हुआ, उसमें ये प्रोटीन एक्टिवेट हुई, ये प्रोटीन एक्टिवेट हुई, ये प्रोटीन एक्टिवेट हुई, और इस प्रोटीन ने जाके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल किया, एंड देन देयर इज प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल. सो दिस इज नोन एज द आउटपुट. तो ये आउटपुट है. दिस इज नोन एज द सिग्नल और द इनपुट. सो वी हैव ऑब्वियसली एन इनपुट which is this growth factor. growth factor के यहाँ लगते ही आउटपुट ये है कि सेल साइकिल की प्रोग्रेशन हो रही है, और बीच में जितना कुछ हो रहा है, दिस इज ऑल नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से बिल्कुल क्लियरली इट शुड बी देयर इन योर हेड. इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बाय एनालॉजी विद कंप्यूटर नेटवर्क, द प्रोटीन complexes can be considered as nodes, and the biochemical events feeding into the from these nodes can be thought as the hubs. Signal transduction, well, this is not an important point to remember. You just need to understand that it's a very high order of complexity. Is the province of the systems biology involving marriage of biology and computation. So ये बड़ी philosophical किस्म की चीज़ है. जो मैंने आपको यहाँ point समझाया वो याद रखिएगा कि there is always an input which is the ligand, there is always an output which is the function performed by the cell, and in middle what is happening is the signal transduction. Okay. Then you need to understand that there are transcription factors which control obviously the process of transcription. कि आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें there is DNA, उस DNA से RNA बनता है, तो वो ही फिर RNA आगे चल के प्रोटीन बनाएगा. तो DNA to RNA का जो कन्वर्जन है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ठीक है. कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैन अलाउ, यानी उसमें अगर फॉस्फोराइलेशन हो रही है, देयर ट्रांसलोकेशन इनटू द न्यूक्लियस, एंड दे कैन एक्सपोज द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द DNA so that the protein can be expressed. Transcription factors may drive the expression of relatively limited set of genes. यानी एक पर्टिकुलर सिग्नल की वजह से एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा और वो DNA के एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके बाइंड करेगा और एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. Amongst the transcription factors that regulate expression of genes that are needed for growth are MYC and JUN, whereas transcription factor that trigger the expression of genes and that lead to growth arrest is P53. So these are pro-growth, this is anti-growth. Now, DNA binding domains permit specific binding to short DNA sequences, whereas some transcription factors binding sites are found in the promoter region. So basically how it works is, it's a simple thing to understand. Obviously there are much more details to this concept, but the basic idea is, let me take you to this diagram. So for example, this is a diagram that we are talking about. This is an annotation of a DNA molecule. तो इस DNA पे there are sequences जहाँ पे promoters bind करते हैं, या there are sequences जहाँ पे transcription factors bind करते हैं. So MYC for example is a transcription factor. JUN for example is a transcription factor. They can bind to the DNA sequences and they can actually increase the transcription of DNA. So this is how it basically works. For a transcription factor to induce transcription, it must also possess protein-protein interaction domains. Obviously, ये बात तो यहाँ इस heading में clearly इन्होंने बता दी कि protein-protein interaction is mandatory for a lot of different cell functions. ठीक है? Then RNA polymerase, the large multi-protein enzymatic complex that is responsible for RNA synthesis. ये हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं डिटेल में. So what have we been discussing? हम इस आज की वीडियो में हमारा टारगेट क्या है? So we have been talking about how the cells are activated. The cells are activated by signals. वो सिग्नल्स कोई ना कोई सेल रिलीज करता है, उस सिग्नल को कोई ना कोई सेल रिसीव करता है, और उस सिग्नल के आते ही सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन. सो इस चैप्टर में दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज that unless these things come to a complete stop, life continues. या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि लाइफ के कंटिन्यू होने के लिए ये इतना सारा जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये ज़रूरी है. This one single diagram is
ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें देखें ये पूरा डीएनए बताया हुआ है एंड डीएनए पे देयर आर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो अटैच हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर रहा है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ये एक्टिवेट करेगा वो जीन ज्यादा ट्रांसक्राइब होगी, वो आरएनए ज्यादा बनेगा, वो प्रोटीन ज्यादा बनेगी। सो दिस इज हाउ इट गोज एंड कंटिन्यूज। और ये डीएनए को कौन बताएगा कि आप इस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करें, कोई ना कोई सिग्नल आएगा, वो सिग्नल उस पर्टिकुलर एरिया तक ट्रांसफॉर्म होना इज द सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन। ये पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन है। सो आई होप दिस इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू बिकॉज बहुत सारी पैथोलॉजीज में ये सिग्नल ट्रांसडक्शन डिस्टर्ब होता है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑब्वियसली पहला चैप्टर है तो यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं कि हाउ सेल्स बिहेव और सिग्नल ट्रांसडक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूंगा पर्टिकुलरली ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा।